नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी एन के 24 यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज चर्चा करेंगे आरबीआई की तरफ से जो बैंकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज चर्चा करेंगे बाजार के अंदर। मेरे पास 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या आपको मालूम था कि कल बाजार गिरने वाला है। आपने कल थंबनेल में डाला था बेच के भागो, उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे कि क्या आईटी सेक्टर खराब होने वाला है, बेच के भाग जाएं क्या, आईटी सेक्टर से निकल जाएं क्या, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ में एक बात की और चर्चा करेंगे कि आखिर अब बाजार के अंदर किन सेक्टरों के अंदर मूव आने वाला है, जहां पे हमें बना रहना चाहिए। आज सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा आने वाला है। सीपीआई की जो अभी तक विवेचना होती थी ना, वो वर्ष 2012 के आधार पे होती थी। अब वर्ष 2024 के आधार पे होगी। तो दरअसल होता क्या था, वर्ष 2012 में ना तो इतने डिजिटल थे अपन भारत में, ज़्यादातर जो डिजिटल युग आया वो 2018 के बाद, जो जियो फ्री हो गया उसके बाद आया। तो एक तो ना वाईफाई थी घर में, क्योंकि ना उस तरह के गैजेट थे। तो अब जो ना नया सीपीआई का आंकड़ा पेश होगा वो आज आने वाला है। किस किस को इसमें रखेंगे और उसका सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आंकड़ा है कितना रहेगा। क्या इस बात को आरबीआई ने पहले ही भांप लिया था? इसीलिए आरबीआई ने कहा था कि इस बार हमारी जो फूड इन्फ्लेशन है या सीपीआई है वो बढ़ के आ सकती है। वो विषय अलग है। एक आगे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या है, आरबीआई ने सभी बैंकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो बुजुर्ग है, 60 से 65 साल का व्यक्ति है, वो जाता है आपके पास खाता पासबुक अपडेट कराने, और आप उसे धीरे से कोई म्यूचुअल फंड चिपका देते हो, कोई इंश्योरेंस प्लान चिपका देते हो, तो उसको आरबीआई ने सब सख्त निर्देश दे दिए। और अगर आप बैंक के कर्मचारी हैं, पहले क्या होता था कि आप जितने इंश्योरेंस बेचोगे उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलता था। तो इसीलिए जो बैंक कर्मचारी हैं वो क्या करते थे, आप अगर अपनी पासबुक अपडेट कराने गए हो, आप अगर अपने एटीएम बनवाने गए हो, आप अगर अपना क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड किसी के लिए गए हो, तो आप वो धीरे से इंश्योरेंस चिपका देते थे, जिससे कि उनका इंसेंटिव बन जाए। अब वो उन्हें नहीं मिलेगा। और ये सख्त निर्देश दिए कि आप अगर किसी को कोई चीज़ बेच रहे हो ना, तो उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भराने पड़ेंगे। कई बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि आदमी जा तो रहा है, अपना बैंक खाता, अपने बैंक के मामले में फॉर्म भराना, उसको धीरे से डीमेट अकाउंट का फॉर्म चिपका दिया उसको। तो अलग अलग फॉर्म देने पड़ेंगे। और जो आप थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस नहीं बेच पाओगे। जैसे कई बार ऐसा देखने के लिए मिला कि बैंक में बैठे हैं लेकिन बेच रहे हैं किसी तीसरी थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस, तो उसके लिए आरबीआई ने सख्त निर्देश दिए कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई के बात को आप काट नहीं सकते। ये नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आरबीआई ने जो बोला है ना, वही शासन है। अब बात कर लेते हैं फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी के अंदर एक और प्लेयर की एंट्री होने वाली है। हाँ जी, फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट भी फूड डिलीवरी के अंदर आने वाला है। वो चाहता है कि हम भी बढ़िया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी आज का युग चल रहा है, हमारी जो माता बहनें हैं, हमारी गृहिणी है ना, वो काम नहीं करना चाहती। वो सीधी सी बात है, आज ये बुलवा लो, आज वो बुलवा लो। तो इसी के अंदर जैसे ब्लैंकिट ने अपना 10 मिनट में डिलीवरी वाला सिस्टम चालू कर रखा है, जोमेटो है जिसका अब नाम इंटरनल कर दिया गया है। अब स्विगी है। अगर बात करोगे पूरी मार्केट के अंदर 55% जो मार्केट शेयर रखता है वो जोमेटो रखता है, और 42% के आसपास जो मार्केट शेयर रखता है वो स्विगी रखता है। तो अब इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री होने वाली है तुम्हारा फ्लिपकार्ट की, क्योंकि सब लोगों के पास में अधिकतर, मतलब अगर कोई ई कॉमर्स बिजनेस में कभी कोई जूते बुलाए हो, चप्पल बुलाए हो, बेल्ट बुलाए हो, तो उसके पास में फ्लिपकार्ट का एक ऐप है। तो वो चाहता है कि हम अगर फूड डिलीवरी सिस्टम भी चालू कर दें, तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन के अंदर हमारी भागीदारी हो जाएगी। और कोई भी किसी बिजनेस के अंदर तभी आता है जब उस बिजनेस के अंदर उसे प्रॉफिट दिखता है। तो इस बिजनेस में प्रॉफिट है, क्योंकि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस रफ्तार से हमारी माता बहनें चूल्हा जलाना पसंद नहीं करती। बोले वो एक काम करो, पिज्ज़ा बुलवा लो, फलानी चीज़ बुलवा लो, ढिमकानी चीज़ बुलवा लो। तो ये अल्टीमेटली आप समझ लेते हैं आईपीओ। एक आईपीओ खुला हुआ था, मेरे मित्र ने पूछा था कि आईपीओ में क्यों नहीं आप राय देते। देखो क्या है, बाजार ना अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है अभी। अभी आपको खुद नहीं पता कि आप आज जो आईपीओ में आप पैसा लगा रहे हो ना, वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, उसके बाद भी वो नेगेटिव लिस्ट हो जाएगा। अगर जो बिजनेस मेरी समझ में आता है, उस बिजनेस को तो मैं अपने आप ही बोल देता हूँ कि भाई ये बिजनेस अच्छा है, इसमें आप एप्लीकेशन लगा लो तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बिजनेस मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि नहीं यार ठीक है कोई बात नहीं। अब कई बार ऐसा देखने के लिए मिला है, मान लो मैं प्रमोटर हूँ और मेरा जो शेयर है ना वो 5 रुपए का है, वो मैं उसकी 100 गुना से 100 गुना पे उसकी वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रहा हूँ 500 रुपये पे। अब मेरा आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ,
मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप इसमें ऐसा करो, ठीक है। मैं 100 गुना पे आईपीओ ला रहा हूँ। अब मेरा 80% सब्सक्राइब हो गया और नहीं हुआ, तो मैंने थर्ड व्यक्ति के माध्यम से पैसे पहुंचवाए और बोला कि तुम तो एक काम करो, सब पूरा सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरी जो प्राइस की वैल्यू कितने की 5 है, लेकिन जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट होगा वो 500 पे होगा, 500 से घट के वो 450 भी आ जाएगा, तो भी मेरा जो 5 रुपए का प्राइस है शेयर का, वो 90% पे खड़ा है। समझने की कोशिश करना आप। तो कई बार देखने के लिए ऐसा भी मिला है कि पहले तो आईपीओ लाने के लिए सेबी के बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। सेबी इतनी जल्दी परमिशन नहीं देती कि आप आईपीओ ले आओ, कोई बात नहीं ना। आज 2016 से एनएससी के आईपीओ की बात चल रही है, 2016 से एनएससी के आईपीओ की बात चल रही है। जस्ट 1 मिनट, एक कॉल आ रही है। तो आउटसाइड से भी प्रमोटर अपने आईपीओ को सब्सक्राइब करवाता है, तो इसलिए मैं जो कंपनी का मुझे लगता है आईपीओ अच्छा है उसी को बोलता हूँ। या जैसे कोई खरीदने बेचने की कोई राय नहीं, जैसे कोल इंडिया का आईपीओ आया 22 रुपये, मैंने सबको बोला आप सब्सक्राइब करो, वो 45 पे लिस्ट हुआ। मेरे से बहुत लोगों ने बोला कि भैया क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने बोला कुछ नहीं करना चाहिए यार, क्या करना, मतलब एक उसका वैल्यूएशन भी होता है, कोई चीज़ वैल्यूएशन के आधार पे भी रहती है। ऐसा नहीं है कि यार 100 रुपये की चीज़ है, मान लो 300 पे लिस्ट होगी तो वह 300 से वो 800 चली जाएगी। ज़्यादातर रिटेल निवेशक कहाँ फंसते हैं, उनका जो लॉजिक रहता है वो बिल्कुल फैक्ट वाला ये रहता है कि उन्होंने जहाँ पे शेयर उठाया वो वहाँ से डबल होना चाहिए। अगर कोई शेयर है 50 रुपये से भागता भागता 5 गुना हो गया, 250 पे पहुंच गया, और वो गलती से वो मार्केट में आने में लेट हो गया, तो उन्होंने 250 पे उठा लिया, तो सोचते हैं कि वो 250 से 3 मतलब 500 जाना चाहिए, उनके हिसाब से डबल होना चाहिए। तो जिन्होंने 50 पे उठा रखा उनके हिसाब से 10 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार रिटेल निवेशक यहीं फंस जाते हैं, तो इसीलिए बहुत कोशिश होकर चलने का टाइम रहता है ये। अब आईटी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो आईटी में बहुत जल्दी जल्दी इनोवेशन आता है, बहुत क्विक क्विक आता है। ऐसा नहीं है कि भाई अब आ गई तो क्या खराब खत्म हो जाएगी। जब कोई कंपनी एआई टूल बनाती है, जैसे अमेरिका में जो एंथ्रोपिक एआई कंपनी ने टूल बनाया, उसके चलते भारतीय जो कंपनी है, चाहे वो इंफोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, जितनी भी ये कंपनियां हैं, इन सारी कंपनियों की मतलब टॉप से अगर तुम टीसीएस को देखोगे ना, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो टॉप से आधी हो गई। 4500 4600 रुपये का हाई मारा था, 2700 पे है, 50% गिर गई। तो अगर आपका कोई स्टॉक आपने लिया और वो गिर गया तो आप पैनिक ना करें, आप ये ना सोचो कि यार ये तो स्टॉक गिर गया है, क्योंकि भाई स्टॉक शेयर मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनी करती हैं जो टॉप लेवल की कंपनी है। आप बताओ टीसीएस का 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 18 लाख करोड़ का, 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप होने के बाद गिर गई। तो ऐसा नहीं आप सोचे कि यार मैंने स्टॉक लिया, गिर गया, गिरना चलता रहता। बट थोड़ा सा किस सेक्टर की तरफ जाना है वो थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसा जैसे अभी एथरोपिक एआई है, ओपन एआई है, जितनी भी ये कंपनियां हैं ना, टूल बना रही हैं। दरअसल अगर ये टूल बनाएंगी तो इनसे क्या होगा कि जो अमेरिका की कंपनी भारत में कोडिंग के लिए काम देती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप काम करने के लिए देती हैं, वो वहीं से करा लेंगी। लेकिन इसकी अभी प्रमाणिकता नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। अगर एक न्यूज आ जाती है कि वो जो एंथ्रोपिक एआई ने टूल बनाया था ना, वो टूल कारगर नहीं है, तो तुम्हें दिखेगा एकदम से यहाँ से बूम आ गई। क्योंकि जब भी सभी खबर नेगेटिव आती रहती है तब उस स्टॉक का बॉटम बनता है। किसी भी स्टॉक का जो बॉटम होता है ना तभी बनता है, जब हर चीज नेगेटिव खबर आ रही रहती है। जब आप बताओ जो कोविड का समय चल रहा था, लोग लोग बाग धड़ाधन गाजर मूली के जैसे गिर रहे थे, ये मर गया, इतने मर गए, न्यूज मीडिया में यही खबर चलती थी, फलानी जगह इतने मर गए, ढिमकानी जगह इतने मर गए। तो टोटल नेगेटिव खबर जिधर से देखो उधर से, और वहीं से निफ्टी का बॉटम बना, लगभग 7,000 के आसपास था, वहां से निफ्टी आज जो 26,000 के आसपास आ गया है। लेकिन अभी इतना सावधान ना रहे, लेकिन बाजार जो है ना, खासकर आईटी कंपनियां ओवर रिएक्ट कर रही हैं। बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा, मैं मानता हूँ इतना, इनमें डबल डिजिट ग्रोथ नहीं आएगी, मैं मानता हूँ इतना। लेकिन आप सोचो कि कंपनी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। आप आपने रेट लिस्ट कोई माइक्रो कैप या छोटी स्मॉल कैप कंपनी ना उठा रखी हो, ऐसा नहीं है। अगर कोई आईटी का कोई एआई टूल आया है तो उसका तो बेनिफिट ये कंपनियां भी उठाएंगी ना, तो ऐसा थोड़ी कि ये नहीं उठाएंगी। इनमें इतना दिमाग नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, इन्हें बिजनेस का इम्पैक्ट हो रहा है, इन्हें नहीं होगा, तो इसलिए घबराए नहीं। इन पे भी इम्पैक्ट होगा, तो ये भी बड़े आराम से सोच विचार कर अपनी अपनी बिजनेस को मतलब देखेंगे कि क्या हो सकता है, इसलिए ओवर रिएक्ट कर रही है। थोड़ा सा हो सकता है कभी जो नतीजे आ रहे हैं नतीजे भी कुछ ज़्यादा बेटर नहीं आ रहे, उस कारण से उनके अंदर भी तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही। अब बाजार के अंदर बात कर लेते हैं। निफ्टी तुम्हारा 25,600 से और 26,200 250 के बीच में झूल रहा है। थोड़ी सी मैं अच्छी खबर बता देता हूँ, नहीं तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार बस आज तो मातम ही छा गया।
जो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है ना वो 0.62 पे बना हुआ, तो इसलिए घबराए नहीं, पैनिक ना करें। एक कोई भी ट्रिगर आ जाता है तो थोड़ी सी रिकवरी आएगी। अगर आपको बैंक निफ्टी की बताऊं तो बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 1.1 पे है, मतलब ओवर वैल्यूड तो नहीं कह सकते पर रिजनेबल है, लेकिन निफ्टी काफी ओवर सोल्ड है। तो निफ्टी में आपको रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, इसलिए आज वोल्टिलिटी देखने के लिए आपको मिली। आपको ऑल ओवर अगर निकाल के देखोगे ना तो देखो, एक तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान को लेकर के जो मतभेद बढ़ रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने और जो कुवैत ने, कतर ने, इन्होंने बोल दिया कि अमेरिका भी आप अगर हमला करोगे ना सऊदी अरब उसके ऊपर, ईरान के ऊपर, तो हमारी एयर बेसिस का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ईरान ने बोल दिया कि अगर आप हमारे एयर बेसिस का इस्तेमाल करोगे तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। किसके? इनके, कतर और सऊदी अरब के ऊपर। और सऊदी अरब और कतर के पास में तेल के कुएं हैं, अगर एक जगह आग लग गई तो पानी तो है नहीं, वो बुझ जाएगा और भड़केगी वो आग। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यार दादा हमें माफ करना, देख लड़ाई झगड़ा करो पर हमारी तरफ से मत करना। अब वो पूरे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रियां हैं, वो अधिकतर इस बात को मनाने में लगे हैं कि भाई इस बात को टेबल पे बात कर ली जाए। इस पर तुर्की ने भी बोल दिया था कि हमारे से आप आ जाओ, हमारे से थोड़े बैठ कर बात कर लो। ओमान में भी इनकी बैठक बोली, बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। उधर ट्रंप की फिरकियां ले रहे लोग बाग कि तुम तो बोलते थे कि हम तो, मैं आ जाऊंगा तो अगले दिन ही रूस और यूक्रेन का युद्ध ऐसे रुकवा दूंगा ऐसे। बोलो तुम्हारे आने के बाद भी 1.5 साल हो गए, आज तक तो युद्ध रुका नहीं, तुम कर क्या रहे हो? तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रंप को अकर रही है बात। अब जो भारत के अंदर जो टेक्सटाइल कंपनियां लगातार गिर रही थी, उसको चलते जो पीयूष गोयल है उन्होंने उसको उसके ऊपर आकर रिएक्ट दिया, मतलब जवाब दिया कि इतना घबराने की बात नहीं है। अमेरिका से जो बांग्लादेश सामान खरीदेगा भी 0% टैरिफ पे, उससे भारतीय कंपनियों पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दबे पाँव इंटरनली न्यूज़ तो मीडिया के माध्यम से या उनके माध्यम से जाती तो उनके पास तक भी होगी ना, कि इन कंपनियों के अंदर जो फर्क पड़ेगा, ये यान तो अमेरिका से खरीदेंगी, कॉटन अमेरिका से खरीदेंगी, भारत से नहीं खरीदेंगी। तो भारत से जो 24,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता था बांग्लादेश को, जो कपड़ा बनता है, उस कपड़े बनने के लिए जो यान लगता है, जो कॉटन लगता है, वो 24,000 करोड़ रुपए का भारत भेजता है। किसको? बांग्लादेश को। और बांग्लादेश अगर वो बंद कर देता है, वो अमेरिका से खरीद लेता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। तो उस बात को भी दबाने के लिए बोला कि नहीं नहीं, इससे इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दरअसल जब तक बाजार के अंदर एफआईआई नहीं आएंगे ना, विदेशी संस्थागत निवेशक, तब तक बाजार के अंदर आपको तेजी नहीं दिखेगी। अगर तेजी वाले सेक्टरों की बात करें तो कोई भी स्टॉक खरीदने बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बताऊं कि आप ये स्टॉक खरीदो बेचो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि जब भी माइनिंग माइनिंग, क्योंकि सरकार ने बोला है नक्सल मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और वर्ष 2027 तक का टारगेट दिया है। आपको न्यूज़ मीडिया में नहीं दिखे, नहीं तो आप कभी सर्च करके देखना कि जो तुम्हारा झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे जो नक्सलवाद को लेकर के जो सीआरपीएफ है ना, वो बड़े स्केल पे ऑपरेशन चला रही है, जिससे माइनिंग पर्याप्त की जा सके, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन माइनिंग जो करती है, जो भी कंपनी को टेंडर लेती है, तो वहाँ AK-47 लेके नहीं जाती वो। उसके लिए चाहिए उसे बिल्कुल वो जो क्षेत्र है ना वो 0% नक्सल मुक्त। तो उसके लिए सरकार को ने बोला कि भाई हम 0 मुक्त, अगर नक्सल मुक्त को आप दोगे तो हम माइनिंग करेंगे। और सरकार माइनिंग करवाना चाहती है, क्योंकि रियर अर्थ मटेरियल को सरकार ने स्पेशल पैकेज दिया है कि हम रियर अर्थ मटेरियल पर स्पेशल पैकेज, और रियर अर्थ मटेरियल तो माइनिंग से ही होंगे ना भाई, तो ये पेड़ पे थोड़ी लग रहे हैं, पेड़ पे से तार लो। जैसा तुम्हारा कोल इंडिया हो गई, NMDC हो गई। अभी जैसे किन सेक्टरों के अंदर कमजोरी दिख रही है, जैसे IT है, FMCG है, ये सेक्टर थोड़ा सा न्यूज़ बेसिस मान लो कि बिल्कुल वीकनेस दिखा रहे हैं क्योंकि एक तो कड़वा ऊपर से नींद पे चढ़ गया, कुछ तो इनकी अर्निंग ही बहुत कम आ रही है। अर्निंग कम आने के चलते इनके अंदर और परिस्थिति खराब हो रही है। और जब भी किसी कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन कॉल में मैनेजमेंट क्या बता रहा है। जैसे आज कोल इंडिया के नतीजे आने वाले हैं, अनुमान से कमजोर आएंगे, ऐसा पक्का है कि भाई जैसा ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि लगभग लगभग 6,000 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट रहेगा। और सेल्स, इनकी टोटल ग्रोथ में भी, प्रॉफिट में भी डिग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अब कमिटमेंट क्या करता है मैनेजमेंट, वो देखने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइनिंग को लेकर के सरकार का भी फोकस है, ये जैसे पावर जनरेशन को लेकर के, ऑटो इंसल्ली को लेकर के, अल्टीमेटली जितने भी FTA हो रहे हैं इनका इम्पैक्ट वहाँ देखने के लिए मिलेगा ही ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलेगा।
तो इसलिए बहुत कोई भी स्टॉक में काम करें, किसी में भी देखें तो बहुत सोच समझ कर कोशिश होकर काम करें, अन्यथा नुकसान हो जाएगा, आप अपना पैसा गंवा दोगे। तो कोई समय ऐसा आता है जब समुद्र में लहर आ रही हो ना, तो उस समय पे जब बड़ी बड़ी लहरें आ रही हो, तो वो समय आपको ज़्यादा मछली पकड़ने जाने का नहीं होता। वो समय आप अपनी कश्ती में केवल चुप से बैठे रहो। जब भी बाजार के अंदर हाई वोल्टिलिटी बने, शांति से बने रहो, चुपचाप साइलेंट बने रहो। जैसे ही मौका आए और तुम्हारे फेवर में लहर आए, थट से झपटा मार लो और फिर खड़े हो जाओ। कहना जी कोई दिक्कत नहीं बाबू जी, हम तो नंबरदार आदमी। तब तो अगर तुम जो लहर है उस लहर के विपरीत जाओगे तो बह जाओगे। होता क्या है, जो रिटेल आदमी कमी करता है कि जब वो बाजार गिरता है ना, तो उसको पोर्टफोलियो को देख देख कर उसको गिल्टी फील होता है और वो उसे बेच देता है। फिर वो बाजार वहां से रिकवर करता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि यार कोई भी चीज़ खरीद रहे हो बेच रहे हो, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर को साथ रखो। तो कोई बात नहीं, खर्चा आएगा, कॉस्ट आएगी, कोई अगर आप पीएमएस चार्ज कर रहे हो और पीएमएस चलाते हो तो अलग बात है। नहीं तो आप किसी भी दोस्त की बात नहीं कर रहा मैं, कभी तुम अपने दोस्त से चाट के ठेले पे खड़ा था, उससे पूछ लिया बता क्या करना, उन्होंने कह दिया फलाने की कुट फुट कर ले। भाई कुट फुट में 90% लोग हैं, 90%, 99% बोलता हूँ मैं तो, लेकिन सेबी का डाटा 95% बोलता है कि 95% लॉस करते हैं। मैं तो बोल रहा भाई 90% लॉस करते हैं, इसलिए 99% लॉस करते हैं। इसलिए सारा होने से अच्छा है कि भाई कम खर्चा करो, प्रयास करो, साइलेंट बने रहो, जब अपने फेवर में आएगी तभी झपटा मारो, और नहीं तो बैठे रहो। अजगर कुछ नहीं करता, अजगर लेगा चुप बैठा रहता। एक कहावत भी है ना, अजगर करे ना चाकरी। तो मतलब जब तक उसे भूख नहीं लगे, मतलब जब तक उसके फेवर में बात ना आए, तब तक वो कुछ नहीं करता, चुप पड़ा रहता। तो स्टॉक लिए दावा चुपचाप बैठे रहो, जैसे ही तुम्हारे फेवर में दाव आए खट से मार लो हत्ता और फिर बैठ जाओ। इसलिए स्टॉक मार्केट ना क्या दुधारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। तो बहुत कोशिश रहे, सावधान रहे, अलर्ट रहे, अन्यथा नुकसान कर लोगे। जैसे आईटी है, आईटी में एक जब आपने देखा ना, भाई ज़्यादातर इवेंट तो निकल ही गए। हमारा अमेरिका के साथ में डील होनी थी, हो गई। भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ में मदर डील होनी थी, मर्डर डील नहीं कह रहा, मदर डील होनी थी, हो गई। बजट आना था, आ गया। आरबीआई का ब्याज दरों में बदलाव आना था, आ गया। अल्टीमेटली ऐसा कौन सा इवेंट बचा है जिस इवेंट के कारण बाजार चढ़ने को तैयार नहीं? वो है कंपनियों की अर्निंग। मैं पहले भी बोल रहा था कि जब तक कंपनियों की अर्निंग नहीं सुधरेगी तब तक एफआईआई नहीं लौटेंगे। अगर नगर सेठ ही खरीदारी नहीं करेगा, बाजार में आलू पड़े हैं बहुत सारे और आलू खरीदने वाला नगर सेठ है, नगर सेठ मतलब एफआईआई, वो बड़ा लाला है, अगर वही नहीं खरीदारी करेगा तो भाई आलू की कीमत कैसे बढ़ेगी? आलू उत्पादन हो रहे, मंडी में गिर गए, अब खरीदारी करने वाला कौन है? कहना जी क्यों नहीं करते खरीदारी? कहना यार मुझे ऐसा लग रहा है आज मौसम खराब होगा और ये बारिश में भीग जाएंगे, सांझ को गल जाएंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा पहले मौसम खुल जाए। तो मौसम कैसे खुलेगा? जो कंपनियों की अर्निंग है ना, जब तक वो कंपनियों की अर्निंग नहीं आएगी, वो देख नहीं लेना कि हाँ यार, अभी जैसे उन्हें थोड़ा सा जैसे ब्याज दरों में कमी नहीं करी ना सरकार ने, आरबीआई ने, तो सब थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ है उन्हें कि हाँ भाई रुपया संभलेगा। लेकिन ये नेगेटिव में भी चल सकता है, जैसे अभी आपको लग रहा है ना रुपया संभलेगा अब हमारा जो रुपया 92 रुपये नीचे चला गया था ना, उसके बाद अब घट के मतलब 90 रुपये 70 पैसे के आसपास में आ गया है। कल जैसे मैंने आपसे बोला था कि भाई मेटल इंडेक्स कमजोर है, मतलब सॉरी, डॉलर इंडेक्स कमजोर है, जिससे मेटल इम्पैक्ट होगा। आज वही देखने के लिए मिला तुम्हें। टाटा स्टील और सेल जैसी जो कंपनियां है ना, उनके अंदर थोड़ा सा ग्रीन में बंद हुई है। ऐसा नहीं सोचो कि दुनिया बहुत बड़ी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कमजोर हुआ है, 96 के आसपास आया है। जब भी बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है तो उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है तुम्हें मेटल पे। जब भी डॉलर इंडेक्स भागेगा तो समझ लेना मेटल गिरेंगे। आज मेटल वाले शेयरों में हल्की फुल्की, ये तो नहीं बोलूंगा तेज तर्राट तेजी थी, लेकिन हल्की फुल्की तेजी थी। जो लोग, अगर आप किसी कोई स्टॉक ऊपर भाग गया, उसे आप नहीं ले पाए, तो ये करेक्ट साइन है लेने का। जब नीचे की वैल्यूएशन, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर ऐसे भागता है ना, तो एक बार नीचे गिरता है। कोई भी स्टॉक होगा जो एक बार ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट देने के बाद वो फिर से उस ब्रेकआउट टू रिसेट्स करने आता है। जब वो रिटेस्ट करता है तो वो सिग्नल देता है कि मैं रेडी हूँ चलने के लिए। देखो मैं किसी स्टॉक को खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा। जैसे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टॉक एक बार 171 रुपये का हाई मार के फिर नीचे आया 160, सॉरी 371 72 रुपये का हाई मार के फिर आया नीचे 360 के आसपास।
जहाँ से वो चला था। आज उसने 372 का हाई मारा, तो मतलब वो, इसे बोलते हैं हम हायर हाई हायर लो। कल 172, आज 300, कल 371, आज 372। तो ऐसा नहीं है, मतलब कहने का ये है कि बाजार में कितना ही अच्छा शेयर है वो भी गिरता है, और खराब से खराब शेयर भी ऊपर आते हैं। केवल आपको यही ध्यान रखना है कि जब आपके फेवर में हो तब आप पैसा निकाल कर अपना साइड बैठ जाओ, फिर मौका आएगा फिर खरीद लो। ऐसा हर सेक्टर की कंपनियां आपको देंगी। हाँ, एटलीस्ट किसी कंपनी का मैनेजमेंट ही खराब हो जाए तो बात अलग है कि यार तुम्हारे कंपनी के बारे में नेगेटिव खबर आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो बात अलग है। इसलिए बहुत कोशिश हो गए चले, अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है, जैसे मतलब मैं 300 350 400 रुपये के आसपास से इसने ब्रेकआउट दिया था तुम्हें, कोल इंडिया ने 400 रुपये से फिर से गया ये भाग के, और 463 का हाई मार के आया। जबकि इसका इससे जो पहला हाई था वो 440 का था, 440 से हाई मारा उसने 463 का, और फिर 400, अभी शायद 19-20 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो आप ये, मैं ये नहीं बोल रहा आप खरीद लो या बेच लो, मतलब एक ये वो बात है कि जो कंपनी को पढ़ते हैं, बैलेंस बैलेंस शीट पढ़ते हैं, सब देखते हैं। आज स्टॉक मार्केट में अगर आप न्यूज़ चैनलों की बात करोगे, चाहे वो जी बिजनेस हो, CNBC आवाज़ हो, ETT हो, जो भी हो, उसमें टेक्निकल वाले जाते हैं, फंडामेंटल वाले तो एक दो ही मिलेगा आपको, जो आके न्यूज़ मीडिया पे या मतलब किसी न्यूज़ चैनल पे ये डिस्कस करता हो कभी इस कंपनी का फंडामेंटल अच्छे हैं, आप तो इसमें ये इन्वेस्ट कर दो, इसमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अन्यथा कोई नहीं, वो आपको सीधा ही बोलता है आप फलाने इस स्टॉक को बाय कर लो, इतने रुपए में जाएगा, इतने का इसका टारगेट है। भाई आप सामने वाले को बताओ बिजनेस क्या करती है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कहाँ तक जा सकती है, क्यों जा सकती है, फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहा है। मतलब मेरे से मेरे मित्र का क्वेश्चन आ रहा था कि सोम डिस्लरी को लेकर पूछ रहे थे, सोम डिस्लरी में दरअसल क्या हो गया। देखो, शायद कोई हो सकता है कॉर्पोरेट एक्शन हुआ हो, वैसा कुछ पता नहीं है, इतना कोई खास रिपोर्ट सामने नहीं आई है। मेरी कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ कंपनी को लेकर कोई लीगल एक्शन हुआ है, उसके चलते स्टॉक के अंदर इतना भारी गिरावट देखने के लिए मिले, मूवमेंट देखने के लिए मिला। तो स्टॉक क्या है ना कि कंपनी के ऊपर अगर कोई एक्शन हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है, क्योंकि आपको पता चला कि उस कंपनी के बारे में नेगेटिव खबर है, आप तत्काल बेच देते तो बेचने से उस पर मतलब थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये किसी भी चीज़ की एक वैल्यूएशन होती है, इसलिए वो सावधान रहें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें। जो भी करना है अपने वित्त सलाहकार से बिना पूछे ना करें, नहीं तो स्टॉक मार्केट में क्या दुधारी तलवार है, आप नुकसान कर लोगे। तो आप चाहे, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए हो तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से चले जाओ, आप कुछ दिन FD कर लो, कॉल पुट मत करो, नहीं कॉल पुट में जितने तुम लगाओगे पूरे जीरो कर लोगे। तो इससे अच्छा है कि तुम या तो उसे, जो पैसा आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो कॉल पुट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, उसे आप FD कर लो पहले कुछ दिन। मैं कह रहा हूँ अगर आप हमारे चैनल पर तो कम से कम एटलीस्ट वीडियो देखते रहो। वीडियो देखने से क्या होगा कि आपको जियो पॉलिटिक्स में हो रही घटनाओं का शेयर बाजार पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्यों पड़ता है वो फर्क पड़ेगा। तो जब तक ये आप जान नहीं लोगे, जब तक आपको नुकसान भरना पड़ेगा। आप थोड़ा नुकसान करते हो, और अगर बिना सीखे जाओगे तो ज़्यादा नुकसान करोगे, क्योंकि वहाँ जीरो होता है। अगर आज आज की किसी ने कॉल बाय कर रखी थी और आज बाजार गिरा है ना, तो उसकी 3 बजे ऑटोमेटिक कॉल जीरो हो गई, 3 बजे ऑटोमेटिक पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। तो जो भी कुछ करें, जैसा भी कुछ करें, अपने वित्त सलाहकार से बिना पूछे ना करें। स्टॉक मार्केट दो धारी तलवार है, आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। अभी की जो सिचुएशन है वो अनसर्टेनिटी की बनी हुई है कि ट्रम्प महोदय क्या बोल दे, उन्हें खुद नहीं मालूम। अभी वो बोल के कुछ और गए हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और बोल दे, तो उनके ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ता। अभी जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ था, फ्रेमवर्क में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बदलाव कर दिया है, ये ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो इसलिए बहुत सावधान रहे, सतर्क रहे, अलर्ट रहे। अगर शेयर मार्केट में आए तो बिना वित्तीय सलाह अगर बता रहा नहीं तो नुकसान कर लोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।